मैं हूं आदित्य पंडित, फिजिक्स फैकल्टी, और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जो कि एकदम नवीनतम सिलेबस पे आधारित है। जो सिलेबस है आपका 2021 और 2022 पे, RBSE, CBSE और KVS, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, इन तीनों में यह चलेगा। आपका यह सिलेबस आपका लागू हुआ है। अब देखो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास पे, आवेश, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसका हम 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप विज्ञान क्लासेज के YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था घर्षण विद्युत, दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आपके नीट में, जेई में, आपकी डिफेंस एग्जाम जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से पुटअप होंगे, डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप लोग, आवेशों के गुण। हेडिंग है आवेश के गुण, आवेशों के गुण। ठीक है, तो अब देखो इसमें आवेशों के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। देखो इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लगा के चलो, पहला पॉइंट लिखो आप, मैं समझाता जाऊंगा और आप लिखते जाना। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका कि यह विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। पहला पॉइंट में आप ये लिख लो। ठीक है, अब लिखो आप लोग कि स्थिर विद्युत। अब देखो इसमें 3 चीज़ें निकल के आती है। जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आया वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि, लेकिन मैं आपको यहाँ में रफली बता देता हूँ कि जो चार्ज है उसकी 3 कंडीशंस रहती है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी? पहली है आपकी कि यदि चार्ज अगर स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है। दूसरी कंडीशन है आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील है। तीसरा आवेश एक्सीलरेट है, मतलब त्वरित है, त्वरित आवेश। ये 3 कंडीशन है। जब आवेश स्थिर हो, मतलब V की वैल्यू, एक सेकंड, V की वैल्यू 0 हो, ठीक है, वेलोसिटी उसकी 0 हो, तो भी वो स्थिर होगी। अगर आवेश 0 है, आवेश की वेलोसिटी 0 है, तब वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश गतिशील है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही वह उत्पन्न करेगा। तीसरा है त्वरित आवेश। यह क्या करेगा, अगर कोई आवेश त्वरित है, मतलब उसकी वेलोसिटी में उतार चढ़ाव आ गए हैं, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है EMW अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, मतलब अगर आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। वह गतिशील है तो वह आवेश, जो आवेश है वह विद्युत क्षेत्र गतिशील में ना, तो चुंबकीय क्षेत्र भी साथ में उत्पन्न करेगा। और अगर त्वरित है, वह एक्सीलरेट है, तो वह विद्युत क्षेत्र, आपका चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जनरेट करेगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे, यह इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके जो आगामी चैप्टर है उसमें, और यह भी आगामी चैप्टर में इसमें अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन इसी में आपको मैं रफली बता दूँ आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, है ना, और विजन वेव्स, है ना, दर्शित तरंगे, और आपकी माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स। लेकिन कैथोड किरणें इसमें नहीं आती है। तो जो मैंने बताया है ना, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्सरे, विजन वे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सभी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनका अध्ययन हम करेंगे। अगर आवेश त्वरित है तो वह ये तीनों चीज़ें जनरेट करता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें पहला पॉइंट क्या डाले, पहला पॉइंट था आपका कि यह विद्युत क्षेत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है।
अगर आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नीचे छोटा सा पॉइंट बना के लिखो, इसमें एक और पॉइंट बनाओ। अगर आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश त्वरित रूप से या किसी त्वरण के साथ वह गतिशील है तब वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों को ही वह उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डाल के लिखो। अब दूसरा पॉइंट डाल के लिखो। दूसरा पॉइंट है कि किन्हीं दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। लिख दिया। समान आवेश कौन कौन से? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान आवेश है, और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब डालो आप तीसरा पॉइंट। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। मैं इसको मिटा दूं? ठीक है। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश आपने 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन किंतु जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी लॉकडाउन की वजह से स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जो अदिश है उनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसकी वैल्यू की ज़रूरत है, उसी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सदिश राशि क्या होती है? सदिश में हमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब यह है कि पहली चीज़ क्या है, कोई पूछ ले आपको कि अदिश क्या हो, सदिश क्या है, तो उसको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाओ आप। कि मान लिया कि कोई हमसे पूछे कि सर यहाँ से जयपुर कितनी किलोमीटर दूर है, तो सीधा सा आप कहोगे कि 45 किलोमीटर। तो ये तो हो गई आपकी अदिश राशि। और अब वह पूछ ले कि वह किस दिशा में है जयपुर 45 किलोमीटर दूर, तो आप कहोगे कि साउथ में वह इतनी दूर है या नॉर्थ में इतनी दूर है, तो वो आपकी हो गई सदिश राशि। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन का ज्ञान होता है तो वह सदिश राशि होती है, और केवल मैग्नीट्यूड का ज्ञान होता है, डायरेक्शन की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं हो, वह आपकी अदिश राशि होती है। देखो कुछ दिनों बाद में हम 11th का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। इसका एक बाकायदा एक चैप्टर है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इतना ही समझ लो। तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट लिखो कि इसमें विद्युत विवरण का गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन का गुण पाया जाता है। तो मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें विद्युत विवरण का गुण पाया जाता है, तो विद्युत विवरण का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं, वो समझते हैं हम इसमें। कि कोई भी एक, मान लिया कि एक अपने पास आवेशित, धनात्मक रूप से आवेशित कोई एक छड़ है, मान लिया अपने पास एक कोई धनात्मक रूप से आवेशित कोई छड़ है, मान लिया ये अपनी छड़ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली मान लो, ठीक है। अब ये कोई उदासीन छड़ है, ये वही उदासीन है, ठीक है। तो उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है ना। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म रूप से ही है, इसमें बहे हुए है, अन्य है, ठीक है, अनयूनिफॉर्म से। अब इन दोनों को, इसको मैं इसके निकट लेके आता हूं, तब हम पाते हैं, इसके निकट लेके आए हम, तो यह जो धनात्मक है वह ऋणात्मक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। और जितने पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो वह पॉजिटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, वह इस तरफ आ जाएंगे, सभी इस तरफ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका विद्युत का प्रेरण हो जाता है। अर्थात अन्य शब्दों में इसे कहे जाए तो किसी आवेश का ध्रुवीकरण कर देता है, यह किसी वस्तु का ध्रुवीकरण ही यह आपका विद्युत प्रेरण कहलाता है।
ओके जेंटल में समझ में आ गया कि अपने पास एक कोई पॉजिटिवली चार्ज एक छड़ थी और दूसरी एक उदासीन छड़ थी, इसको हम इस जो आवेशित छड़ है इसके समीप लेके आए, तो जो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव की वजह से ये सभी जो नेगेटिव है ये इधर एक तरफ अटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इन पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि यह कोई सज्जन आदमी है और इधर कोई मान लिया कि यह भी सज्जन आदमी है। ठीक है, तो यह दोनों सज्जन जो इंसान है वह एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, क्योंकि समान विचारों के हैं, तो यह अपने ज्ञान बांटने उधर चला जाएगा, और जो अल्प ज्ञानी है वह इधर आ जाएंगे इनसे ज्ञान लेने के लिए। चलो इसमें से आपको समझ नहीं आया तो आप सीधा सा याद रखो कि यह आपका पॉजिटिव है, यह आपका नेगेटिव है। ठीक है, दोनों ही विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो इन दोनों में आकर्षण होगा। अब ये इधर आ नहीं सकते ना, इसीलिए सभी एक साइड हो गए और जो पॉजिटिव थे वो एक साइड हो गए, मतलब इसका पोलराइजेशन हो गया, आपका पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीकरण। अब अगली आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखो, योज्यता के नियम की पालना करता है। आवेश योज्यता के नियम की पालना करता है। अब देखो योज्यता का नियम क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है इसका। एडिटिव नेचर, इसका अर्थ क्या होता है कि मान लिया कि कोई बॉक्स है, ये अपने पास एक कोई बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ आवेश इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, है ना, इस प्रकार से इसमें आवेश रखे हुए हैं। अब बात की जाए कि अब योज्यता का नियम कहता है कि इसमें कितने कुल आवेश कितने हैं इसमें, तो हम योज्यता का नियम है, योज्यता या योगफल का नियम, योज्यता का नियम Qn इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn तक। तो यह आपका योज्यता का नियम होता है। अब देखो इसमें मान लिया यह Q1 है, यह Q2 है, यह Q3 है, तो Qn अर्थात टोटल Q1 की वैल्यू है 2, ठीक है, और Q2 की वैल्यू है अपने पास 5, या इसको Q2 मान लो, यह आपकी 7 है ना। अब बात की जाए इनके चिन्ह, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है साथ में, यह लगा हुआ है, तो आप उसको नेगेटिव लोगे। इसके साथ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी नेगेटिव लिया, इसके साथ क्या है, प्रोटॉन, ये लो, इनके आवेशों को इनके साथ जोड़ दिया। तो अब देखो कितने हो गए, यह 7 नेगेटिवली 7, यह टोटल 7, तो इसका आवेश इस समय टोटल आवेश इसका 0 है। अगर यह 8 होता, अगर यह 8 होता तो अब इसका आवेश कितना होता, 8 और 2 10, तो अब इसका टोटल आवेश होता आपका 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि योज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो यह आपका योज्यता का नियम। अगला पॉइंट डाल के लिखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। देखो आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। आवेश संरक्षण नियम, उसी में पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर है अपना 6, आवेशों के गुणधर्म में 6 पॉइंट चल रहा है, आवेश संरक्षण का नियम। देखो मान लिया कि अपने पास कोई 2 बॉक्स है, मान लिया एक बॉक्स है, ठीक है, यह ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से आवेश को भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लिया कि किसी वस्तु को रगड़ने से पूर्व जितना आवेश था उतना ही आवेश रगड़ने के पश्चात होता है पूरे निकाय का। अब ये मान लिया कि टोटल एक पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लिया कि मेरे पास कोई 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने किसी से इसको रगड़ कर भाई,
और रगड़ने के पश्चात उस मान लिया कि इससे इसको रगड़ा, ठीक है, इससे इसको रगड़ा तो जो रगड़ने वाली वस्तु थी ये रही, ठीक है, और ये अपना बॉक्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसमें आ गए या कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसमें चले गए। तो मान लिया कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब देखो ये टोटल निकाय, यहाँ पे जीवावेश तक की उदासीनता है ना। तो यहाँ पे टोटल निकाय क्या है इसका 5, शुद्धता का नियम है ना। पूरा निकाय, इसमें जितनी वस्तुएं शामिल होती है वो सभी पूरा निकाय होता है, एक हाउस होता है जिसमें पूरे मेंबर सम्मिलित होते हैं। तो 5 + 0 तो क्या हो गया आपका 5, नेगेटिव है तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पूरे निकाय में 5 इलेक्ट्रॉन है। और अब ये तो हो गया रगड़ने से पूर्व, ठीक है, रगड़ने से पूर्व, यह रगड़ने के पश्चात, ठीक है, आफ्टर फ्रिक्शन। अब इसका टोटल देखो कितना है इस निकाय का, 3 नेगेटिव है और नेगेटिव 2 है, तो कितना हो गया, यह भी नेगेटिवली 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात LHS बराबर RHS बराबर LHS इज इक्वल टू हो गया ना। अर्थात आवेश संरक्षण नियम सत्यापित हो गया। आवेश संरक्षण नियम यह कहता है कि किसी वस्तु को या किसी निकाय को रगड़ने से पूर्व जितने आवेश है उसमें उतने ही आवेश रगड़ने के पश्चात होने चाहिए, तब तो वह आवेश संरक्षण है और वह आवेश संरक्षण ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब अगला पॉइंट देखो, 7वां पॉइंट कहता है कि आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है ये देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, मतलब क्वांटीकरण जो शब्द है, अगर इसका अर्थ समझ लिया ना तो आप इस जो नया पॉइंट है इसको पूरा समझ लोगे कि क्वांटीकृत का अर्थ होता है। देखो इसको लिख दूं मैं पहले, क्वांटीकृत, आवेश क्वांटीकरण या क्वांटीकरण। अब देखो आवेश क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी निकाय में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो या कितना भी आवेश हो, लेकिन वह एक निश्चित संख्या में होना चाहिए। कितने भी आप उसमें आवेश रखो डजंट मैटर, लेकिन वह निश्चित संख्या में होना चाहिए। अर्थात देखो आवेश जो इलेक्ट्रॉन है उस पे आवेश कितना होता है हम सबको मालूम है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। अब ये जो कूलम है वो हम कूलम के नियम में पढ़ेंगे कि कूलम किस प्रकार से होता है। ये हो गया है ना। तो क्या कहता है कि यह नियम कहता है कि किसी निकाय में आवेश इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का पूर्ण गुणज होना या होता है। मतलब क्या हुआ कि यह जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, अब देखो सीधी सी भाषा में आपको मैं समझाऊं कि क्वांटीकरण क्या है। कि आवेश इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि किसी निकाय में 1.5 आवेश है या 2.5 है, 3.25 है या 4.5 है या 4.45% है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वह सीधा और सिंपल होना चाहिए कि उसमें 3 आवेश है या 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि 7.5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यही क्वांटीकरण होता है कि आवेश पूर्ण संख्या में होना चाहिए। मतलब जो आवेश है वो इस संख्या का, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। n बराबर क्या हो गया आपका प्राकृत संख्या 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। यही आपका आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्वांटीकरण क्या कहता है। कि क्वांटीकरण कह रहा है कि किसी निकाय में आवेश इलेक्ट्रॉन पर स्थित है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब इसको अन्य शब्दों में अगर मैं लिखना चाहूँ कि जो आवेश है वो n इज मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर
इस प्रकार से वह संतुष्ट करता है, अगर इस प्रकार से वह संतुष्ट करता है तो आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न भी पुटअप होते हैं, पर क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई इतना आवेश उसमें है, मान लीजिए कि 5 आवेश है और वह आपको 5 संख्या के अंदर उसका आवेश है और वह टोटल आवेश आपको पूछ लेगा, तो कुछ नहीं करना कि 5 को इससे गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश अपने पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी करेंगे हम बाद में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ लिया, ठीक है, मिटा दूँ। चलो जी आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट बच गया आपका 8वां पॉइंट। उसमें लिखो आप कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वेग पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास है वह वेग पे डिपेंड करता है। देखो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कहीं पे कि जो चार्ज है, जो आवेश है वो वेग पे डिपेंड नहीं करता होगा, लेकिन एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर वेलोसिटी अधिक होती है तो मास में डिपेंडेशन होती है, मतलब मास में डिक्रीमेंट होगा, मास उसका घट जाएगा। जैसे लाइट का आप कोई मास नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिस वस्तु की वेलोसिटी जितनी अधिक होती है उसका मास कम होने लगता है। देखो अब इसका एक आइंस्टीन थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सिद्धांत दिया कि किसी वस्तु का विराम द्रव्यमान अर्थात जो विराम द्रव्यमान है उसको m0 से डिनोट किया जाता है, और जो गति करने के बाद में जो उसका मतलब मान लिया कि वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ है और उसके बाद में उसका कोई मास है जो कि उसका कम हो रहा है, विराम द्रव्यमान से उसका मास कम ही प्राप्त होगा, डेफिनेटली प्राप्त होगा, तो वह आपका कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा। तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि कैपिटल M इज इक्वल टू m0 1 - v²/c²। अब देखो इसमें जो m0 है वो तो उसका एक्चुअल मास है, v क्या है उसकी जिस स्पीड से वह जाना चाहता है या जाएगा, और c क्या है उसका लाइट स्पीड। अब देखो इसमें अब आपको एक मन में आया होगा कि अगर भागने से या वेलोसिटी किसी वेग को प्राप्त करने पे हमारा मास कम होता है तो हमारा वजन कम क्यों नहीं रहता है? तो उसका एक आंसर यही है कि जो हम भागते हैं ना वो किस स्पीड से भाग सकते हैं, वो मुश्किल से हम 40 किलोमीटर, जो कि बोल्ट की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से भाग सकते हैं मैक्सिमम। और अगर किसी गाड़ी या किसी और के अंदर भी जाना चाहे तो आप मान लो, चलो ठीक है किसी जेट में मान लिया, तो जेट की स्पीड आपकी होती है 3000 तो ज़्यादा हो गया, मिसाइल्स की होती है। तो जेट की मान लिया जेट की स्पीड हो गई आपकी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया ये है रफली। लेकिन इंसान तो इससे ज़्यादा मुश्किल से, पता नहीं अभी तक तो, क्योंकि बोल्ट ही सबसे ज़्यादा इतना तेज़ भाग सकता है। तो ये जो वेलोसिटी है, मान लिया कि बोल्ट इतनी स्पीड से भागा तो उसका द्रव्यमान, अब जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा भागते समय। तो मान लिया कि देखो यहाँ पे जो v है इसको मैं 40 ले लूँ, लेकिन जो c है वो कितना रहेगा 3 × 10⁸। मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यह बहुत ही जीरो के निकट आएगा, यानी नेग्लिजिबल मान होगा। यह नेग्लिजिबल ही होगा क्योंकि जीरो के बहुत ही निकट आएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यह बहुत बड़ा अमाउंट होता है आपका। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। एक तो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रहा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसको मैं घंटे में बदलूँ तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा। तो यह नेग्लिजिबल हो गया, पूरा का पूरा नेग्लिजिबल हो गया। अगर एक में से मैं जीरो को घटाऊँ तो यह एक प्राप्त होगा, मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू m0 ही हमें वापस मिल जाएगा। मतलब हमें फील ही नहीं होगा कि हमारा वेग कम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे यदि इन EMW, यानी कि मान लिया कि कोई गामा किरण है, गामा किरण का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होता है, प्रकाश के वेग से ही वह चलती है। मान लिया कि अब गामा किरण है, गामा किरण को मैं
वेलोसिटी दे, उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका द्रव्यमान मापना चाहूँ मैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सी ही आ जाएगा। इसका भी 3 × 10⁸ आ जाएगा, क्योंकि गामा किरण का वेग इतना ही होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो यह एक दूसरे को काट देंगे तो 1 बच गया। अब यहाँ पे यदि मैं 1 लिख दूँ अब, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, m0/0, तो यह टोटल कितना हो जाएगा आपका 0। मतलब अब इसका जो आभासी मान है, जो द्रव्यमान है, वह 0 हो जाएगा। तो पूरे बात का कहने का अर्थ यही है कि आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते वो कितनी भी स्पीड से जाओ उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, लेकिन मास पे उसका डिपेंड पड़ता है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको यह जो आवेशों का जो गुण है वो समाप्त हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत नॉलेजेबल लगा होगा, और नोट्स आप ज़रूर बनाओ। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।